जू यंग की आवाज कमरे की चुप्पी को चीरते हुए गूंज उठी। चमकते चेहरे और जोशीली मुस्कान के साथ उसने पुकारा, सच में कोई भूत रेंगते हुए बाहर आ रहा है? जल्दी करो, किसी को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये पार्टी अब तक की सबसे कूल पार्टी होगी। उसकी बात सुनकर भीड़ फिर से जोश में आ गई। सभी जैसे उसकी बातों को हुक्म समझकर मानने लगे। दर्जनों फोन की लाइटें जल उठीं। लोग पागलों की तरह वीडियो बनाने लगे। कुछ मजबूत और हिम्मती लड़के तो सीधा टीवी की ओर बढ़ गए, जैसे वे खुद भूत को खींचकर बाहर निकाल देंगे। बाकी भी पास सट गए और शराबी उत्साह में नारे लगाने लगे, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। फिर एक लड़का हंसते हुए बोला, मेरी कजिन अमेरिका में पढ़ती है। वह हमेशा डींगे मारती है कि वहाँ की सोरोरिटी पार्टियां ज्यादा शानदार होती हैं। उनके इनिशिएशन रिचुअल्स ज्यादा एक्साइटिंग होते हैं। कल ही मैं उसे ये वीडियो भेजूंगा और साबित कर दूंगा कि असली मजा यहाँ है। दूसरा बोला, सही कहा। हॉन्टेड हाउसेस, छोड़े गए असाइलम या कॉमिक बुक वाले शैतानी सर्कल, ये सब बच्चों का खेल है। आज रात हम उन्हें दिखाएंगे कि असली गोस्ट गैदरिंग कैसी होती है। तीसरा जोर से हंसा, ये तो पूरी जिंदगी के लिए शेख ही मारने जैसा है। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, हजारों फॉलोअर्स एक ही झटके में मिल जाएंगे। भीड़ उस संघर्ष करती औरत भूत के चारों ओर घेर आई थी। उसे किसी मेले के तमाशे की तरह देखने लगी थी। हर तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। कोई मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, अरे कैमरे की तरफ देखो जरा। ओह हाँ, रहने दो, इतने बालों से ढका चेहरा वैसे भी कुछ फर्क नहीं डालता। कमरे में हंसी ठिठोली और चीयर्स गूंज रही थी, मानो कोई मौत का खतरा नहीं बल्कि कोई पार्टी गेम चल रहा हो। अरे कृपया छिपना बंद करो, एक लड़की ने शिकायत की। अगर तुम मेरे पीछे छिपोगी तो मेरा चेहरा बड़ा लगेगा। तुम्हें पता है ना, सोरोरिटी का फोटो खिंचवाने का पहला नियम क्या है? कभी भी ऐसी चालाकी मत करो जिससे दूसरी बहन बुरी लगे। एक भूत होकर भी तुम इतनी नीच हरकतों पर कैसे उतर सकती हो? क्या वे बेवकूफ शराबी जानते भी हैं कि वे क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? कल सुबह जब उनका नशा उतर जाएगा और वे अपनी हरकतें याद करेंगे तो यकीनन डर के मारे पागल हो जाएंगे। शिये कठोरता से भूतनी की प्रतिक्रिया पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसने देखा कि जैसे जैसे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, वह और अधिक सिमटती जा रही थी। तभी किसी ने भूतनी को छू लिया और आश्चर्य से बड़बड़ाते हुए बोला, मैं सचमुच इसे छू सकता हूँ। मुझे लगा था मेरी उंगलियां तो बस इसके पार निकल जाएंगी। भूतनी को अब पछतावा हो रहा था कि इतने लोगों के सामने वह यूं ही गुस्से में बाहर आ गई। अभी उसके पास एक भौतिक शरीर था। हाँ, अब वह इस शरीर से गला घोंट सकती थी, लेकिन उसने परछाई की तरह गायब हो जाने की शक्ति खो दी थी। इतने सारे आकर्षक पुरुषों और सुंदर स्त्रियों से भरे कमरे में खड़े होना उसके जीवन में कभी संभव नहीं हुआ था, और वह उनसे नजर मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अब जब सबकी निगाहें उस पर थीं और लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे, उसे एक अव्यक्त सी लज्जा और झिझक महसूस हुई। तभी अचानक एक लड़की ने कहा, आओ इसे हमारी सोरोरिटी का सदस्य बना लें। आजकल सोरोरिटी और फ्रेटर्निटी के पास मैस्कॉट होते हैं। सबसे अनोखे भी तो मूर्खतापूर्ण गुड़िया ही होते हैं। किसी ने असली भूत को मैस्कॉट नहीं बनाया। यह सुनकर सबने एक स्वर में सहमति जताई और जू यांग की ओर अनुमोदन के लिए देखा। जब यह सब हो रहा था, जू यांग धैर्यपूर्वक सोफे पर बैठकर भूतनी को देख रही थी। हालांकि वह उसकी आंखें नहीं देख सकी, लेकिन शरीर की भाषा से साफ पता चल रहा था कि भूतनी काफी उत्सुक थी। परंतु जू यांग ने बेरुखी से उत्तर दिया, नहीं हूँ। शिये ने जू यांग को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसे लगा था कि जू यांग इस अवसर का उपयोग भूतनी को मनाने के लिए करेगी। आखिर स्थिति बहुत अनुकूल थी और भूतनी इतनी नाराज भी नहीं थी कि कुछ कर बैठे। जैसा कि सोचा ही था, जू यांग का उत्तर सुनते ही भूतनी की आंखों में एक क्रूर चमक उभर आई। किसी ने जू यांग को समझाने की कोशिश की, क्यों नहीं, यह एक अजीब सी बात है और हमारी सोरोरिटी को प्रसिद्ध बनाने का अवसर है। नेता होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें सफल होने में मदद करो। जू यांग ने कंधे उचका दिए। इसीलिए तो अध्यक्ष होने के नाते मुझे सोरोरिटी के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यह बात निश्चित ही अस्थायी जिज्ञासा जगाएगी और ध्यान आकर्षित करेगी। मुझे भी खुशी है कि तुम इसे दूसरे विद्यालयों में दिखा सकते हो, लेकिन तुम्हें न्यूनतम मानकों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी सोरोरिटी में प्रवेश के लिए आवश्यक है। जरा इसे देखो, यह तो पहले चरण की चयन प्रक्रिया की योग्यता तक पूरी नहीं करती। हम सुरुचिपूर्ण और सुसंस्कृत महिलाएं हैं जो इंटरनेट प्रसिद्धि पाने के लिए घटिया चालों पर निर्भर नहीं रहती। जू यांग की शांत लेकिन धारदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी जब उसने चेतावनी दी, सोचो अगर लोग हमारी व्यक्तिगत प्रतिभा और उत्कृष्टता को भूलकर हमें केवल भूत वाला सोरोरिटी कहने लगे तो हमारी सामाजिक हैसियत कितनी गिर जाएगी। मनोरंजन वाली पार्टी ठीक है, लेकिन अपना दिमाग मत खो बैठो। उसकी सख्त और अधिकारपूर्ण बातें सुनकर भीड़ तुरंत होश में आ गई, जैसे किसी कठपुतली को नियंत्रित किया गया हो। सबने एक स्वर में सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर भी कुछ जिद्दी स्वर उठे, क्या यह वाकई असंभव है? कहते हैं कि औरत भूत अपना रूप बदल सकती है, क्यों न इसे सामान्य इंसान जैसा बना दिया जाए। इस सुझाव से थोड़ी उम्मीद जगी ही थी कि जू यांग ने शाही अंदाज में हाथ लहराकर ठंडी आवाज में सबको रोक दिया।
ठीक है, पार्टी खत्म हो गई, फोटो खींच गए, वीडियो बन गए, अब तुम सब जा सकते हो। ये सुनकर भूतनी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। वह मारने और डराने आई थी, लेकिन यहाँ उसे एक मामूली उपद्रवी समझकर धक्के मारकर भगाया जा रहा था। उसकी नफरत अब हिंसक गुस्से में बदल गई। उसने अपनी गर्दन मरोड़ी और डरावनी कड़क की आवाज के साथ पूरा सिर 360 डिग्री घुमा दिया। फिर खून जमा देने वाली चीख के साथ सीधा झू यांग पर झपटी, लेकिन झू यांग तैयार थी। वह एक झटके में साइड हट गई और उसके हाथ में पहले से ही तेज करंट वाला टेसर चमक उठा। उसने पूरी ताकत से स्विच ऑन किया और भूतनी की ओर ठोंक दिया। उसे नहीं पता था कि क्या बिजली सच में किसी भूत को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर ये खेल ही है जैसा झू लीना ने कहा था, तो फिर नियम इंसानों को पलटवार करने का मौका जरूर देंगे। और अगर दंत कथाएं सच हैं कि आत्माएं बिजली गर्जन से डरती हैं, तो यह झटका तूफान के क्रोध जैसा ही होगा। शायद यही तर्क था, या शायद वह अजीब आशीर्वाद जो उसे ऑनलाइन मिला था। लेकिन टेसर ने घातक असर दिखाया। करंट की चमकती हुई लहर भूतनी के पूरे शरीर में दौड़ी और वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगी। झू यांग जरा भी विचलित नहीं हुई। वह शान से सोफे से उठी और ठंडी आवाज में आदेश दिया, इसे बाहर फेंको। वही लड़के जिन्होंने पहले टीवी से भूतनी को खींचा था, अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने घबराकर पूछा, कहाँ फेंके? झू यांग ने भौं उठाकर व्यंग्य भरे लहजे में कहा, क्या सच में तुम सोचते हो कि इसे यूं ही बाहर फेंक सकते हो? भले ही यह भूत है, लेकिन आखिर है तो लड़की ही। हमें इसकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। क्या पता कहीं किसी गुंडे से टकरा जाए, इसलिए इसे वहीं वापस भेजो जहाँ से यह आई थी। इतना कहकर उसने उंगली उठाकर सीधे टीवी की ओर इशारा किया और जैसे फैसला सुना दिया, इसे टीवी में वापस ठेल दो। लड़के हिचकिचाए, उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और कोई बड़बड़ाया, क्या यह सच में काम करेगा? लड़के हिचकिचाते हुए बोले, ट्राई तो कर सकते हैं। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते वापस भी जा सकती है ना। लेकिन जैसे ही महिला भूत ने झू यांग की योजना सुनी, उसके चेहरे पर डर का नकाब उतर आया। अस्त व्यस्त बालों के पीछे उसका पीला चेहरा भय से विकृत हो गया। वह घबराहट में उठने की कोशिश करने लगी, भागने की चाहत में छटपटाने लगी, मगर लड़कों ने फैसला कर लिया था। वे झपट कर उसके हाथ पैर पकड़ चुके थे और उसे टीवी की ओर धकेलने लगे। झू यांग ने उसकी बेताब जद्दोजहद देखी और होंठों पर ठंडी शातिर मुस्कान लाते हुए ताना मारा, ओहो, कहीं तुम वापस जाने से डर तो नहीं रही हो? उसके शब्दों से उकसाए गए लड़के और जोर से दबाने लगे, उसे चमकते स्क्रीन की तरफ घसीटते हुए। मैं आदेश दिया, जाकर मदद करो, सब तुम्ही पर निर्भर है। वह इंसान था शेयी, जिसने पूरी रात आतंक और सदमे झेले थे और अब किस्मत के सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। महिला भूत पूरी ताकत से तड़प रही थी, हाथ पैर हवा में मार रही थी, लेकिन जैसे ही शेयी का हाथ उसके शरीर से छुआ, उसकी शक्ति मानो छिनने लगी और वह अचानक कमजोर पड़ गई। वह लगभग भूल चुकी थी कि यही वही इंसान था जिसे झू यांग जानबूझकर वापस लाई थी। एक ऐसा आदमी जिसमें भूतों के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोध था और जिसकी मौजूदगी ने उसकी कई योजनाएं तबाह की थीं। अब जब उसके पास भौतिक शरीर था, तब उसका खतरा और भी बढ़ गया था। लेकिन यह सच्चाई भूत को बहुत देर से समझ आई। उसके गले से निकलती हड्डियां, कंपा देने वाली चीख पूरे कमरे को चीर गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शेयी और लड़के उसे उठाकर उसी तरह टीवी में धकेल चुके थे जैसे वह बाहर निकली थी। उसका ठोस शरीर स्क्रीन में बिना किसी रुकावट के समा गया और झिलमिलाते प्रकाश ने उसे निगल लिया। अगले ही पल टीवी से भयानक असहनीय चीखें गूंज उठीं। हर चीख मानो फाड़ती हुई, जैसे किसी आत्मा को चीरकर बाहर निकाला जा रहा हो, और ऐसा लग रहा था मानो स्क्रीन की दुनिया अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जबरदस्ती उसे बाहर धकेल रही थी। महिला भूत पीड़ा से तड़प रही थी। उसका शरीर बुरी तरह मरोड़ खा रहा था। वह बेतहाशा कोशिश कर रही थी कि किसी तरह टीवी से बाहर रेंग आए, लेकिन जैसे ही उसका सिर झिलमिलाती स्क्रीन से बाहर निकला, शेयी के हाथ लोहे की तरह उस पर आ गिरे और उसे जकड़ लिया। तभी ऊपर से एक सर्द आवाज गूंजी, फैसले की तरह ठंडी और अंतिम, हार मान लो, विजेता तय हो चुका है, तुम पहले ही हार चुकी हो, जीत खिलाड़ी की हुई है। यह एक संपूर्ण विजय थी। चौंक कर भूत ने सिर उठाया, बिखरे बालों की ओट से निराश आंखों से ऊपर देखा और पाया कि वही आदमी सामने खड़ा है जिसे वे अपने साथ वापस लाए थे। लेकिन अब उसकी आंखों में वह मूर्खता और भोला स्वभाव नहीं था जिसे वह कभी हंसी में उड़ा देती थी। उसकी निगाहों से सारी कोमलता मिट चुकी थी। वे ठंडी और उदासीन थीं, जैसे निश्चयात्मक न्याय सुना रही हों। उसी क्षण सच उसके भीतर उतर गया। महिला भूत को परिणाम समझ आ गया और उसके अस्तित्व के हर कोने में घोर निराशा समा गई। उसके अंग हल्के हल्के फड़कने लगे। उसकी बेताब जद्दोजहद धीरे धीरे थम गई और निराशा ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अंततः उसकी ताकत खत्म हो गई
उसकी हरकतें रुक गईं, उसकी आवाज बुझ गई और जो दर्दनाक चीखें अब तक पूरे कमरे को हिला रही थीं, वे सदा के लिए थम गईं। बस उसकी हार की गूंज रह गई। अगली सुबह विला में एक हड्डियां जमा देने वाली चीख गूंजी, इतनी तीखी कि सभी नींद से झटके में जाग उठे। गुस्से और घबराहट में सब बाहर भागे तो देखा एक कांपती हुई लड़की डर से थरथराते हाथ से टीवी की ओर इशारा कर रही थी और वहाँ एक दिल दहला देने वाला नजारा था। वही महिला भूत उसी भयानक मुद्रा में अटकी हुई जिसमें वह मरी थी। उसका आधा शरीर टीवी से बाहर लटका हुआ और उससे किसी घिनौनी परलौकिक गंध वाली तरल बूंद बूंद टपक रही थी, जिसने पूरे माहौल को दहशत से भर दिया। कुछ पलों के लिए कमरा मौत जैसी खामोशी में डूब गया। फिर अचानक हड़कंप मच गया। किसी ने घबराकर चिल्लाया, जल्दी जू यांग को जगाओ, ये क्या हो रहा है। जू यांग नींद में लड़खड़ाती हुई पहुंची, पर जैसे ही उसकी नजर टीवी पर पड़ी, उसकी नींद पल भर में उड़ गई। रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वह गुस्से से उछल पड़ी। उंगली से स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए भड़क उठी। ये क्या बकवास है। कल रात कौन इतना पी गया था कि कब्र लूटकर लाश खींच लाया और उस पर मेरी टीवी में ठूंस दिया। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ मरूं? वह सिर पकड़कर बौखलाई। हे भगवान, अब मैं ये लाश कैसे लौटाऊंगी। फिर उसकी नजर पास खड़े लड़कों पर संदेह से टिक गई। उसने शक से पूछा, तुम लोगों ने इस लाश के साथ कुछ किया तो नहीं? फिर खुद ही घबराकर हाथ हिलाने लगी और जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। नहीं, मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया। बकवास मत करो, मैं तो कॉकरोच से डरती हूँ। भूत पकड़ने की हिम्मत कहाँ से आएगी? और हिम्मत होती भी तो ताकत कहाँ है मेरे पास? उसकी यह बेताबी बाकी सबको और चिढ़ा गई। उनमें से एक ने गुस्से में काटकर कहा, हमारे पास कल रात का वीडियो है और तुम्हारे पास भी कॉपी है। अब इल्जाम कैसे टालोगी? फौरन सबके फोन निकले और सब घबराकर इकट्ठे होकर वीडियो देखने लगे। पिछली रात की शराबी हरकतें अब उन्हें सताने लगी। हंसी ठिठोली की जगह अब चेहरों पर दहशत थी। एक लड़की तो लगभग बेहोश होते होते बची। सिर पकड़कर हांफते हुए बोली, मैंने तो उसके साथ फोटो खिंचाई थी और हार्ट साइन भी बनाए थे। वह अपने ही कर्स्ड सेल्फीज घूर रही थी और समझ गई कि अगर किसी ने इन्हें रात में अकेले देख लिया तो डर के मारे वहीं ढेर हो जाएगा। लड़के भी कोई बेहतर हालत में नहीं थे। सभी के चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो जहर पी लिया हो। वे पछतावे से बड़बड़ाने लगे, हमने उस महिला भूत के साथ आखिर किया क्या था? फिर वीडियो ने सब दिखा दिया, उनकी शराबी चीखें, हौसले और अंत में सब मिलकर उस भूत को जबरदस्ती टीवी में ठूंसते हुए। चेहरों का रंग उड़ गया, दिल बैठ गया और पूरे ग्रुप पर शर्म का बोझ आ गया। लेकिन जू यांग बाकियों से अलग थी। वीडियो देखते हुए उसने ठोड़ी पर उंगली रखी, जैसे सोच रही हो। फिर बोली, नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पर सब साफ नहीं है। उसने भोली सी आंखों से सबको देखते हुए चालाकी से कहा, तुम लोग कह रहे हो कि मैंने किया, पर वीडियो में तो साफ लग रहा है कि शोर शराबा और तमाशा तुम ही कर रहे थे। क्या तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? उसकी यह झूठी मासूमियत सबकी सहन शक्ति की सीमा पार कर गई। सब एक साथ भड़क उठे, नहीं, ये सब तुम्हारे ही कहने पर किया था, हम तो बस तुम्हारे आदेश मान रहे थे। जू यांग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ हाथ ताली बजाई और बोली, सच में? लेकिन मैं तो ड्रंक थी, मैंने बस कुछ बातें कही, पर मैंने कभी उसे छुआ तक नहीं। और यह सच भी था। पूरे घटनाक्रम के दौरान भूतनी ने उस पर सीधा अटैक किया था, लेकिन जू यांग ने केवल अपनी जुबान का इस्तेमाल किया था। अगर सब लोग सोबर होते तो आसानी से उसे पूरे मामले की मास्टरमाइंड ठहराया जा सकता था। लेकिन चूंकि सब पूरी तरह नशे में धुत थे, इसलिए उसकी बातें किसी भी तरह से जानबूझकर भीड़ को उकसाना नहीं मानी जा सकती थीं। यह समझते ही कि सब बराबरी से दोषी हैं और कोई भी पूरी तरह बच नहीं सकता, कमरे का माहौल अचानक भारी और दमघोंटू हो गया। मगर जू यांग ने फिर ताली बजाई और खामोशी तोड़ी। इतना डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हो? तुम लोगों ने खुद देखा, वो टीवी से बाहर निकली और फिर वापस उसमें ठूंस दी गई। साफ है वो एक गोस्ट थी और कहीं भी ये लिखा नहीं है कि अगर कोई भूत मर जाए तो इंसान जिम्मेदार ठहराए जाए। उसकी यह टेढ़ी मेढ़ी लॉजिक जैसे अंधेरे में चिंगारी साबित हुई। सबके अंदर का डर कि कहीं ये वाकया उनकी ब्राइट फ्यूचर को बर्बाद न कर दे अचानक हल्का हो गया। जू यांग के शब्दों ने उन्हें आसान सा बहाना दे दिया। इसके बाद उसने टूटे हुए टीवी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर लाश ऐसे ही छोड़ दी गई तो हमें मुसीबत होगी। चलो ये करो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं इसे साफ करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। यह सुनते ही सबने एक लंबी राहत की सांस ली। अगर जू यांग इतना खतरनाक काम खुद उठा रही थी तो किसी को ऐतराज करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उसने फोन उठाते हुए बड़ी स्मूथ आवाज में जोड़ा, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सुनकर कुछ चालाक लड़कों के पेट में बेचैनी की गांठ कस गई, क्योंकि उस फोन के कैमरे में उनके सारे गुनाहों का पक्का सबूत कैद था। मगर चूंकि जू यांग भूतनी की लाश से निपटने का खतरनाक काम ले रही थी, किसी के पास आपत्ति जताने का हक भी नहीं था। उनके चेहरे पर जमी हुई अजीब सी कसी हुई शक्ल देखकर जू यांग ने आंखें सिकोड़ ली और ठंडी आवाज में बोली, इस कमरे से बाहर निकलते ही ऐसा दिखाना कि
कि ये घटना कभी हुई ही नहीं। ये राज सिर्फ हमारा है, अगर ये बाहर गया तो किसी का भला नहीं होगा, समझ गए ना? लड़के तुरंत सिर हिलाने लगे, शुक्रगुजार कि उनकी फ्यूचर बच गई। लेकिन लड़कियां अलग तरह से रिएक्ट कर रही थीं। वे झू यांग को लड़कों से कहीं बेहतर जानती थीं। उनके दिल की गहराई में उन्हें यकीन हो गया कि झू यांग नशे में नहीं थी, वो पूरी तरह सोबर थी। शायद पूरा प्लान ही उसने पहले से बिछाया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भूत अचानक कहाँ से आई, मगर एक बात साफ थी, अब से कोई भी सिस्टर या पार्टी अटेंडी झू यांग की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन शी जैसी लड़कियां जो हमेशा कोशिश करती कि झू यांग को नीचे गिरा सकें, अब मजबूर होकर सिर झुकाकर उसकी अधीनता स्वीकार करेंगी। यहाँ तक कि झू लीना और शे शियाओमिंग जो पूरी सच्चाई जानती थीं, भी रीढ़ तक ठंडी हो गईं। झू यांग ने न केवल उस फीमेल गोस्ट को खत्म किया, बल्कि अपने खिलाफ उठ सकने वाली हर आवाज पर ब्लैकमेल का शिकंजा भी कस लिया और लड़कों पर भी हल्का सा दबाव बना लिया। अब कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा? उसके खिलाफ भूत का हमला दरअसल एक चालाकी से गढ़ा हुआ बहाना था, जिससे उसने अपनी ताकत और ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया। झू लीना ठंडे पसीने से भीग गई। उसे अंदाजा तक नहीं था कि इस घर से बाहर निकलने के बाद उसका अंजाम क्या होगा, मगर उसकी सोच की किसे परवाह थी। बाकी सब अपने अपने डर और राहत में डूबे हुए थे। जब वह कांपता हुआ ग्रुप आखिरकार विला से बाहर निकला तो लगभग ठोकर खाकर दरवाजे पर खड़े एक नौजवान से टकरा गया। दोनों तरफ चौंक कर ठिठक गए। भूत का खौफ अभी दिमाग में ताजा था, इसलिए अचानक किसी अनजान को देखकर सबका दिल बैठ गया। नौजवान ने भौहें सिकोड़कर शक भरी ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? डरे सहमे लड़कों में से एक हकलाया, तुम कौन हो? अजनबी की नुकीली नजरें सब पर घूमी और उसने ठंडेपन से जवाब दिया, ये मेरी बहन का घर है। वो था झू वेइशन। झू यांग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका भाई घर आ चुका है। वो टूटी हुई टीवी के चारों ओर घूम रही थी और भूतनी की लाश को गहरी नजरों से देख रही थी। ये सच में कॉर्प्स है? क्या ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगी? गोस्ट मरती है और पीछे बॉडी छोड़ जाती है। कितना ट्रबलसम है ये। सीरियसली कितना अनोइंग होगा ये सब। उसने धीरे से बुदबुदाया। शिएयी ने बस कंधे उचकाए। मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाउ वुड आई नो? झू यांग ने सिर तिरछाकर हल्की मिस्टीरियस स्माइल दी। तुम्हें नहीं पता और मैं तो सोच रही थी कि तुम हैंडल कर लोगे। शिएयी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसकी आवाज में हैरानी थी। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? झू यांग ने आंखें घुमाई। प्लीज, मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम और वो गोस्ट क्या बात कर रहे थे, लेकिन तुमने उसे दबा लिया और बस कुछ वर्ड्स कहकर हार मानने पर मजबूर कर दिया। कोई भी मूर्ख भी देख ले कि इसमें कुछ गड़बड़ है। शिएयी ने वेग डिनायल दिया, पर झू यांग को वैसे भी रिलीफ मिला। कम से कम एक्स्ट्रा झंझट से तो बच गई। फिर शिएयी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसे वापस भेजने से वो मर जाएगी? झू यांग ने कंधे उचकाए। ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था। बस सोचा ये एक गेम है तो गोस्ट का जीतना गारंटीड नहीं है। मुझे मैकेनिक्स तो नहीं पता, पर उसके रूल अबाइडिंग बिहेवियर को देखकर लगा कि अगर उसने रूल्स तोड़े तो कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। शिएयी स्टन्ड रह गया। उसने महसूस किया कि इंसानों की चालों में झू यांग शार्प लॉजिक से काम लेती है, लेकिन गोस्ट के सामने उसने प्योर इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया। कुछ पल की साइलेंस के बाद शिएयी अचानक जोर से हंसा। हा 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 हा, मैं स्पीचलेस हूँ। तुम्हारे इंस्टिंक्ट सच में नेचुरल हैं। मैं तुम्हें लेकर होपफुल हूँ। अगर तुमने कभी ऑफिशियली गेम ज्वाइन किया, शायद हम टीम बना लें। लेकिन झू यांग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने बहुत बकवास कर ली। अब तक ये नहीं बताया कि तुम असल में कौन हो। शिएयी ने काम टोन में कहा। मैं बस तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हूँ। यूजुअली साइड जॉब्स करता हूँ, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि रिजर्व सिलेक्शन गेम की निगरानी करनी पड़ेगी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पुराने प्लेयर्स रिजर्व में इंटरफियर नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बस वॉच करना पड़ा। फिर भी तुम्हें देखना वर्थ इट था। स्कोर शीट के हिसाब से तुम्हें इस जीत पर अनबिलीवेबल मार्क्स मिलेंगे। बट आई कांट से मोर। वेट अंटिल यू बिकम एन ऑफिशियल प्लेयर। वेट! झू यांग ने उसकी बात काट दी। आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं रिजर्व प्लेयर हूँ ही नहीं। असली कैंडिडेट तो झू लीना है। इवन इफ गोस्ट ने मुझे टारगेट किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर क्यों डाली जाए? आई डोंट ओ एनीवन अ लाइफ। शिएयी की मुस्कान रहस्यमयी हो गई। माई एडवाइस, इसे एक्सेप्ट कर लो। डू यू रियली थिंक दिस गेम फॉलोज रीजन? इतना कहकर वो मुड़ा और जाने लगा। लेकिन उसी वक्त झू वेइशन अंदर आ गया। झू यांग ने अपने भाई की आंखों में एक पल की शॉक देखी जब उसने शिएयी को नोटिस किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कॉर्प्स पर पड़ी जो टीवी के पास थी, उसका हल्का सा चयन जम सा गया। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपनी स्लीव्स मोड़ते हुए शांत लेकिन ठोस आवाज में बोला, दीदी, फावड़ा कहाँ है? चलो गड्ढा खोदते हैं। झू यांग गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें यहाँ आने की किसने इजाजत दी? मैंने साफ कहा था ना, घर पर ही रहना, इधर उधर मत घूमना। लेकिन झू वेइशन पीछे हटने वाला नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ा और ठंडी चुनौती भरी आवाज में बोला, आज तुम्हारा बर्थडे है दीदी,
मैं खास तौर पर तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। अगर नहीं आता तो मुझे इस क्राइम के बारे में कैसे पता चलता। एनीवेज, अब करना क्या है? चलो पहले सीन साफ करते हैं। फिर बिना झिझके उसने सीधा उंगली शियई की तरफ तानी। ये आदमी कौन है? क्या इसे साइलेंस करना पड़ेगा? शियई ने उस नालायक लड़के को गौर से देखा। चेहरे पर वही अक्स था जो उसकी बहन के चेहरे में था, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका काम पूरा हो चुका है। अब उसके निकलने का वक्त है। जू वेइशन दरअसल अपनी बहन से पूछना चाहता था कि क्या उसे कुछ लोगों को बुलाना चाहिए ताकि इस अजनबी को डराया जा सके, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर फिर से टीवी पर गई और वहां पड़ी लंबी बालों वाली लाश गायब हो चुकी थी। वो हक्का बक्का रह गया, आंखें मली, स्क्रीन की तरफ उंगली उठाकर हड़बड़ाहट में चिल्लाया, कॉर्प्स कहाँ गई? झू यांग का चेहरा पूरी तरह काम था। उसने ठंडी आवाज में कहा, कौन सी कॉर्प्स? क्या अब भी फ्लाइट से थकान उतरी नहीं है तुम्हारी? अभी अभी मेरी पार्टी खत्म हुई है और तुम मूड खराब करने आ गए। नाश्ता तक किया है या नहीं? जू वेइशन ने डिसबिलीफ में टीवी को हाथ लगाया, लेकिन वहाँ सिर्फ ठंडा चिकना ग्लास था। बॉडी पूरी तरह वैनिश हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं, बस एक इल्यूजन।